हाँ, कौन सा चैप्टर स्टार्ट है अपना? महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट है। इसमें अपने कौन सा टॉपिक हो गए? सबसे पहले दिन अपन वेव का कंसेप्ट देखे थे, वेव के डेफिनेशन और वेव के टाइप्स देखे थे। उसके बाद में अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे थे जो ये चैप्टर में यूज होने वाले हैं। उसके बाद में देखे थे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। बताओ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इफ द पार्टिकल परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है, देन द वेव इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ठीक है, 8 कैरेक्टरिस्टिक देखे थे अपन। तो पेपर में कोई भी दो मार्क के लिए आएगा तो कोई भी 4 लिखना है, एक आधे मार्क के लिए, ऐसा करके कोई भी 4 लिख देना है, हो गया, ठीक है। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट क्या देखे थे अपन? इक्वेशन ऑफ वेव। जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है उसका इक्वेशन क्या है वो देखे थे अपन क्लास में। फिर उसके डिफरेंट फॉर्म देखे थे, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के डिफरेंट फॉर्म देखे थे। उसके बाद में लास्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट किए थे? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव उसका रिफ्लेक्शन। तो याद आ रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में क्या होता? बताओ। ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्ट होके वापस आती तो फेस चेंज कितने का हो जाता? पायरेट। मतलब अगर क्रेस्ट गया तो वापस टकरा के कौन आ रहा? ट्रफ। ट्रफ गया तो क्रेस्ट आ रहा। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम से टकरा के वापस आ रही तो फेस चेंज कितने का होता? 0 का मतलब नो फेस चेंज। मतलब अगर क्रेस्ट जाता था, पहुंचता था, पलट के क्रेस्ट आता था, ट्रफ पहुंचता था, पलट के ट्रफ आता था। उसके बाद में अपन लॉन्जिट्यूडनल वेव देखे, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखे। तो बताओ लॉन्जिट्यूडनल वेव डेंसर मीडियम से जब पलट के वापस आती है, ऐसे नहीं, ऐसे याद है ना, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन। लॉन्जिट्यूडनल वेव जब डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आएंगे तब फेस चेंज कितने का होगा? 0 का मतलब कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन वापस आ रहा, रेयरफेक्शन गया तो रेयरफेक्शन वापस आ रहा। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव रेयरर मीडियम के बाउंड्री से टकरा के वापस आ रही तो बताओ क्या वापस आएगा? फेस चेंज कितने का होगा? मतलब कॉम्प्रेशन जाता था तो रेयरफेक्शन वापस आता था, रेयरफेक्शन जाता था तो कॉम्प्रेशन वापस आता था। इतना पढ़ के रखे थे अपन, ठीक है। अब जा रहे अपन अपनी नेक्स्ट हेडिंग 6.4 जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जो चैप्टर का नाम है वही हेडिंग का नाम है। हाँ, क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या हुआ? बराबर है ना? ठीक। हाँ, थोड़ा सा वीडियो के बाद में बताता। हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ रहे अपन अभी, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता? ध्यान दो। अगर मान लो किसी एक रस्सी को 2 वेव एक साथ मिल गए, अपन रस्सी पे एक वेव क्रिएट कर रहे थे, याद आ रहा? मान लो अपन एक रस्सी पे 2 वेव एक साथ दे दिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं, लेकिन इधर अपने पास ऑप्शन नहीं है 2 वेव एक साथ देने का। देखो, हाँ, ये रस्सी पे मैं एक वेव क्रिएट कर रहा, देखो एक वेव क्रिएट कर रहा हूं, एक वेव क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, दिख रही क्या एक वेव? तो ऐसे मान लो ये रस्सी पे मैं, ठीक है, 2 वेव क्रिएट कर दिया। यस, रस्सी पे मैं एक साथ 2, इधर पॉसिबल नहीं है, ये जो ऐप है उसमें एक ही वेव क्रिएट होती, ठीक है। ऑसिलेट करा देता आपके लिए। हाँ, ये रस्सी पे कितने वेव बने? एक वेव। ऐसे मान लो मैं और एक वेव दे दिया, 2 वेव ये रस्सी को एक साथ दे दिया। अब 2 वेव एक साथ दे दिया तो एम्पलीट्यूड कम ज्यादा रख सकता, मैं छोटा बड़ा रख सकता। थोड़ी देर के लिए मान लो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, थोड़ी देर के लिए तो ये रस्सी किसका सुनेंगी? पहली वाली वेव का सुनेंगी कि और एक जो नई वाली वेव दिया उसका सुनेंगी। ऐसे क्या करेंगी? दोनों का यूज करके अपना तीसरी नई वाली वेव निकालेंगे। वो वेव का नाम क्या है? रिजल्टेंट वेव। वो वेव का नाम क्या है? रिजल्टेंट वेव।
तो अब वो जो नई वाली रस्सी आएंगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी, कैसे निकालेंगे? तो वो अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है देखो, ठीक है। देखो मान लो इधर कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। मैं क्या करा रहा हूं, कुछ तो मैं एम्पलीट्यूड ले लेता इसका, ठीक है। हाँ एक वेव निकाल रहे, देखो अपन इधर एक वेव निकाल रहे अपन इधर, एक वेव निकाले किसी भी पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा और कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कराए, तो ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा। अब कितने एम्पलीट्यूड से ऊपर हो रहा वो देख लेते अपन। तो ये वेव का एम्पलीट्यूड उतना है। तो बताओ ये वाली जो वेव है, किसी भी एक पार्टिकल को देख रहा हूं मैं, ये वाले पार्टिकल है ग्रीन वाले को देख रहा, इसका एम्पलीट्यूड दूसरी जो आने वाली वेव है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं है। ये सोच के अपन क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड कितना है गिन लेंगे। मान लो ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहां पर अपन और एक, ठीक है, ये वाली वेव पे और एक वेव दे दिए जिसका एम्पलीट्यूड है मान लो 5 सेंटीमीटर, कितना है इसका एम्पलीट्यूड, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यही वाले ग्रीन वाले पार्टिकल पे पहले कितना था, ये पहली वेव इसको कितना ऊपर नीचे लेकर जा रही थी, 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे लेकर आ रही थी। दूसरी वेव इसको कितना ऊपर नीचे लेकर आ रही है, 5 ऊपर नीचे आ रही है। तो अब ये क्या करेंगे, ये रस्सी जो रिजल्टेंट वेव निकालेंगी उसका एम्पलीट्यूड कितना रखेंगी। तो अब अगर आने वाले दोनों वेव अगर इन फेज है, अगर पहली वाली वेव इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर लेके जा रही, उसी टाइम पे दूसरी वाली वेव भी इसको 5 सेंटीमीटर अगर ऊपर लेके जा रही, तो ये क्या करता, दोनों का एडिशन कर देता, 3 और 5 कितना हो जाता, 8, और 8 के एम्पलीट्यूड से नई वाली वेव एम्पलीट्यूड करती, जो रिजल्टेंट वेव है वो 8 के एम्पलीट्यूड से क्या करेंगी, ठीक है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगी और एनर्जी आगे बढ़ेगी। वेव का एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 8 का। कब, जब दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों भी अगर एक साथ ऊपर लेके जाने वाले हैं, तो मान लो 5 सेंटीमीटर वाली वेव ऊपर लेकर जा रही और 3 सेंटीमीटर वाली वेव नीचे लेकर आ रही, ठीक है। किसी भी टाइम पे अपन देखे 5 सेंटीमीटर आउट ऑफ फेज है, दोनों एक दूसरे का फेज डिफरेंस कितने का है, पाई है, पाई 180 डिग्री का फेज है। पहली वाली वेव इसको मान लो 3 सेंटीमीटर ऊपर लेके जा रही, दूसरी वाली वेव मान लो 5 सेंटीमीटर नीचे लेकर आ रही। तो ये वेव जो नई वाली रिजल्टेंट वेव बनेंगी वो किसका सुनेंगी, दोनों का। कैसे, क्या, ये 5 नीचे लेकर आ रही और वो ऊपर 3 से लेकर जा रही, तो ऐसे केस में दोनों का माइनस कर देने का, 5 में से 3 गए कितना होता, 2। तो नई वाली वेव जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड 2 रहेगा, लेकिन ये पॉइंट पे कहां की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ। तो अपने को क्या करना है, अपने पास अगर 2 वेव आ गए, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेव आई बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इक्वेशन वो सब चीजें निकाल के बताना है। लेकिन उससे पहले अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता, अगर 2 वेव एक साथ आ गए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर 2 वेव एक साथ आ गए, तो नई वाली वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर में रहेगा, पहली वाली वेव अपना जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड दे रही थी वो, और दूसरी वाली वेव जो अपना इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड दे रही थी वो, दोनों का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन के साथ सम करना है। तो उसी को अपने बुक में डेफिनेशन की फॉर्म में लिख के, ठीक है, पढ़ते अपन। डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिख के, वेन 2 से ज्यादा वेव भी हो सकते, 2 और मोर वेव अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, मतलब वो ग्रीन वाला पॉइंट में ले रहा था, दोनों वेव एक साथ वो ग्रीन वाले पॉइंट पे आ गए, तो क्या होगा, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब पहली वाली वेव कितना एम्पलीट्यूड निकाल रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर नीचे नहीं, क्या पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, पहले वाला कितना कर रहा है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा वाला कितना कर रहा है वो पहले पे डिपेंड नहीं करता, दोनों अपना इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड देते, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट देते। क्या लिखे पढ़ो, ईच वेव, हाँ, प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, फुल स्टॉप। आगे पढ़ो, हाँ, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द, कौन सा सम करना है, स्केलर सम करना है, क्या नहीं, वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन के साथ, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट, वो पॉइंट पे वो इंस्टेंट पे, पॉइंट भी बोलना है और टाइम भी बोलना है, एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट।
इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बोलो व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? हाँ, independent of the resultant displacement at any point at any instant is equal to the vector sum of displacements produced by individual wave at that point at that instant. ठीक। हाँ, अगर दोनों वेव इन फेज में है तो दोनों का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर आउट ऑफ फेज है तो दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या है देखो, ये एक बार वो स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल से भी समझा देता आपको। देखो मान लो इधर रुका हुआ पानी है, स्विमिंग पूल में पानी है, रुका हुआ पानी, इसके नीचे पूरा क्या है, पानी। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बॉटल रखी है अपन, बॉटल रुकी हुई बॉटल। ठीक है, मान लो एक दोस्त यहाँ पर पत्थर फेंक के मारा, तो पत्थर फेंक के मारा तो क्या निकलते, वेव्स निकलते, रिपल्स निकलते। पता है क्या आपको, वो वेव्स ये वाले पॉइंट पे पहुंचने वाली है। देखो ऐसा करके वेव आगे निकल रही, तो ये वाली वेव इसको कितने से नीचे लेकर आ रही है, मान लो ये इसको 3 सेंटीमीटर से नीचे लेकर आ रही है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर, ऊपर नीचे है। लेकिन ये बॉटल वाला जो पॉइंट था, वो पॉइंट पे अभी जो वेव है वो कितना नीचे है, 3 सेंटीमीटर नीचे है। मतलब ये वाटर वेव जो निकली वो इसलिए। ठीक है, अब मान लो उसी टाइम पे और एक दोस्त ने भी मान लो इधर पत्थर फेंक के मारा इधर, तो इधर भी वेव निकलेंगी। मान लो इसकी वेव ऐसे निकली, ऐसे। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अब दोनों को एक साथ देखो, पत्थर मारे, 2 वेव आ गए, किसी भी पॉइंट पर, अपन ये पॉइंट को ऑब्जर्व करें, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कौन डिपेंड करता, जो रिजल्टेंट वेव बन रही है वो डिपेंड, उस पर डिपेंड करेगा, वो बताएंगे। दोनों का ऐड होके एक नई वेव निकलेंगी, वो वेव जो निकलेंगी, वो वाली वेव बॉटल को कहां लेकर जाएंगी, ऊपर की नीचे। कौन सा सम करना है, वेक्टर सम करना है। बोलो ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है, ये 3 सेंटीमीटर से नीचे आ रहा। अपन पढ़े वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लेते हैं, माइनस लेते। तो बोलो ये 5 ये 3 कितना हो रहा, 2 सेंटीमीटर से वेव कहां निकलेंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये वेव आपको कैसे दिखेंगे, देखो ये वेव आपको ऐसे दिखेंगे। हाँ, इधर 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे। तो पिंक कलर की जो है ना वो आपकी रिजल्टेंट वेव, ये इसको कितना ऊपर लेकर जा रही है, 2 सेंटीमीटर से कहां लेकर जा रही है, ऊपर लेकर जा रही है। तो वो पॉइंट, वो इंस्टेंट पे कितना ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर। अगर मान लो ये दोनों वेव, ठीक है, येलो वाली और व्हाइट वाली वेव, अगर मान लो इन फेज रहते थे, इन फेज मतलब सेम मतलब अगर ये येलो वाली 3 से नीचे लेकर आ रही और व्हाइट वाली भी मान लो उसी टाइम पे 5 से नीचे लेकर आ रही, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेंगी वो कैसी बनेगी, येलो 3 से नीचे लेकर आ रही और व्हाइट भी कितने से नीचे लेकर आ रही, 3 से 5 से। 3 और 5 कितना हो रहा, 8। तो जो नई वेव निकलेंगे वो ऐसे निकलती थी, 8 नीचे, 8 ऊपर, 8 नीचे। तो ये बॉटल कितना नीचे आ जाती थी। तो आप क्या करें, दोनों को ऐड करें, क्यों, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए दोनों को क्या करें, ऐड। यही कौन बोलता, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता अपने। ठीक है, अभी पढ़े अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोला था, व्हेन 2 और मोर वेव्स अराइविंग एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, each wave produces its own displacement independent of other. Each wave produces its own displacement independent of other. Then, ठीक है, उसके बाद में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो कौन सा सम करना है, दोनों का वेक्टर सम करना है, तो आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाता है, रिजल्टेंट वेव मिल जाता है। ठीक है, देखो एक बार क्या था स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, व्हेन 2 or more waves arriving at a point simultaneously, हाँ,
each wave produces its own displacement independent of other, huh? The resultant displacement at any point at any instant is equal to the vector sum of displacement, huh? The resultant displacement at any point, displacement मतलब एम्पलीट्यूड, at any point at any instant, किसी भी टाइम पर, इज इक्वल टू क्या है, कौन सा सम है, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वेव जो निकाल लेते हैं ना, क्या वो एट दैट पॉइंट एट दैट, हर टाइम पे अलग अलग हो रहा होगा ना, तो आप कौन से टाइम की बात करें वो टाइम बताना पड़ेगा। फिर क्या बोले, अगर सेम फेज है, इन फेज है, तो क्या करेंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट का एडिशन, ठीक है, आउट ऑफ फेज है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो ऐसा करके अगर एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ गई एग्जाम में, तो आपको लिखता आने को ना डेफिनेशन। अब यहां पर क्या होता देखो, अभी जो अपन डायग्राम में बताए इसको मैथमेटिकली बताना है। आप जो डायग्राम में समझाए ना, इसको मैथमेटिकली, ये जो पिंक कलर की रिजल्टेंट वेव है ना, इसका इक्वेशन बना के बताना है मैथमेटिकली। जो रियल में हो रहा है फिजिक्स में, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके बताना है। तो बताओ, ये येलो वाली वेव का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू, क्यों मैं y इक्वल्स टू बोल रहा हूं बता सकते क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस से हो रहा है y, तो क्या लिखो, y इक्वल्स टू, ये कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है, 3 मान लो ये मीन से चालू किया, साइन हाँ ओमेगा टी माइनस एक्स, बराबर माइनस के एक्स आएगा ना, y एक्सिस पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही तो माइनस के एक्स। व्हाइट वाली का इक्वेशन क्या आएगा, बोलो व्हाइट वाली का, y इक्वल्स टू हाँ 5 हाँ साइन हाँ माइनस एक्स, समझ रहे हैं सबको। अब दोनों का वेक्टर सम करना है, दोनों अगर इन फेज है आउट ऑफ फेज है, उस हिसाब से दोनों का एडिशन करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, y इक्वल्स टू सीधा लिख लेते हैं y1 प्लस y2 करके अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन, y इक्वल्स टू, ये y1 है मान लो, ये y2 लेके अपन इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन सॉल्व करते समय क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखो, ये साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी से सॉल्व करना पड़ता। तो अपन ने क्या, थोड़ा सा डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए कुछ करते हैं, इधर क्या करते हैं देखो, पहला पार्टिकल जैसा कर रहा बाद वाले पार्टिकल भी वैसे ही करेंगे। तो अपन आगे जाने से अच्छा अपन ओरिजिन वाला पार्टिकल ले लेते, मीन वाला, स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे एक्स कितना रहता, 0 रहता, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे एक्स कितना रहता, 0 रहता। तो अपन क्या करते, ये एक्स इक्वल टू 0 ले लेते, क्यों, डेरिवेशन आसान हो जाता ना, फिर पढ़ना आसान हो जाता। अरे पहला पार्टिकल भी वैसे करेंगे, दूसरा भी वैसे करेंगे ना, रिजल्टेंट वेव का जो भी बिहेवियर है हर एक पार्टिकल के लिए क्या है, सेम है। तो अपन ऐड एक्स इक्वल टू 0 करके इसको हटा देते, इसको हटा देते, और दोनों इन फेज ले रहे आउट ऑफ फेज ले रहे पता नहीं, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस रख देते। मान लो ये वेव को +5 लगा के लिख रहा, ओमेगा टी +5 लगा के लिख रहा, थीटा नहीं +5। इससे क्या होता, अब दोनों वेव मीन से चालू कर रहे हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, जनरल पोजीशन का फार्मूला है, याद है ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़े थे अपन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, जनरल पोजीशन से चालू किया तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी +5 था। फिर मीन से चालू किया तो साइन के फॉर्म में आया था a साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से चालू किया तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी आया था। मैं जनरल पोजीशन ले रहा हूं, इसको मीन से ले रहा है, इसको जनरल से ले। अब इसका डेरिवेशन बनाना है, दोनों को ऐड करना है और पिंक वाली वेव का इक्वेशन बना के बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में देखो, हाँ ये मैं लिख के रखा क्वेश्चन, हाँ पढ़ो एक बार क्वेश्चन सब लोग, क्या बोला क्वेश्चन, हाँ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, किसका एम्पलीट्यूड निकाल के बताना है, रिजल्टेंट वेव, नई वाली वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, हाँ प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आगे also find the condition for maximum and minimum, कब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कब मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो भी बताना है। नेक्स्ट, और स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, मतलब अपने टेक्स्ट बुक में देकर है क्वेश्चन, अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन देकर है, पढ़ो। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। आगे प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, हाँ
गिवन एज y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू प्लस फाइव। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? ये आपको पहले समझा दिया कि हमें क्या इक्वेशन लेने वाले हैं। इधर एक्स नहीं दिख रहा मेरे को, एक्स लेके डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स होने वाला था। एक्स को हटा दिए तो जमता क्या? जमता। क्यों? पहला पार्टिकल जो करेगा बाकी के पार्टिकल वैसे करते ना, तो अपन एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल ले लेते ताकि अपना डेरिवेशन आसान बन जाए। और टेक्स्ट बुक वाले खुद बोल रहे हैं ऐसा डेरिवेशन बनाओ करके, तो टेंशन ही नहीं पे। समझ गया सबको क्या बोल रहा मैं? हाँ, तो अपन क्या करेंगे, दोनों वेव को लिख लेंगे। बोलो क्या है वेव? y इक्वल्स टू, हाँ क्या है इक्वेशन? बोलो y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी। तो y इक्वल्स टू क्या ले रहे अपन? y1 प्लस y2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बोलो y1 कितना है जल्दी बोलो? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बताओ व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? द फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन या फिर सिंगल कोसाइन। तो अपनी जो नई वाली वेव है वो भी हार्मोनिक रहने को ना, क्योंकि पहली वेव हार्मोनिक है दूसरी हार्मोनिक है, तो नई वाली वेव भी हार्मोनिक होना। तो नई वाली वेव का जो इक्वेशन आया है हार्मोनिक तो नहीं दिख रहा है। नई वाली वेव का जो इक्वेशन आया, थैंक यू, नई वाली वेव का जो इक्वेशन आया है हार्मोनिक तो नहीं दिख रही है। तो हार्मोनिक बनाना पड़ता, क्या यूज करना पड़ता? मैथ्स के कंसेप्ट यूज करना पड़ता। तो ये तो अपने लिए आसान है, सिंपल सिंपल जो हो रहा करते जाओ, आंसर ही जा रहा। उस दिन अपन ऑसिलेशन में करे थे क्या, दो ऑसिलेशन एक साथ आ गए तो सेम वैसे ही करना। ठीक है, बोलो क्या क्या करेंगे? बोलो क्या है ये? a1 साइन ओमेगा टी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके अंदर कुछ तो भी है क्या? तो क्या करेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। सबको फार्मूला याद है क्या? साइन a प्लस बी। लाउडली बोलो, सबको सुनाई देने को ना। बोलो व्हाट इज साइन a प्लस बी? फिर से साइन a इंटू प्लस कॉस ए इंटू, तो बोलो क्या हो जाएगा? a2 लिखा, हाँ मैं कहती हूँ गलती करता, गलती पहचानना है। साइन ए इंटू कॉस बी, बी मतलब 5, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब कौन है? ओमेगा टी इंटू साइन बी, साइन बी मतलब कौन है? 5 है 5। बताओ कहाँ गलती हो गई? ब्रैकेट देना है। कहाँ ब्रैकेट देना है? a2 सबके लिए कॉमन था, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो a2 पहले टर्म को मिला दूसरे को नहीं मिला, गलत हो गया। तो इधर क्या देना है? ब्रैकेट देना। क्या लगा है फार्मूला साइन ए प्लस बी का? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ बोलो, ये a2 बांट के लिखो जल्दी से। a1 साइन ओमेगा टी हाँ प्लस a2 हाँ बांट दो, साइन ओमेगा टी हाँ इंटू कॉस 5 हाँ प्लस फिर से a2 बांटो, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये टर्म में पूरे कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? पहचानो बोला। एक्स और टी वेरिएबल रहते, पता है सबको? ए कांस्टेंट रहता, ओमेगा कांस्टेंट रहता, एक्स और टी वेरिएबल रहते हैं। तो बताओ कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है? ये वेरिएबल। ओमेगा के साथ टी है, छोटा टी, इंस्टेंटेनियस टाइम। ये ओमेगा कांस्टेंट है, पूरा साइन ओमेगा टी क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। इधर हाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल तो अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ ले लेते। कैसे ले रहे देखो, बोलो इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है। तो अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लेके लिखा तो क्या दिखता? बोलो बोला साइन ओमेगा टी। पहले दो टर्म में साइन ओमेगा टी है, दिख रहा है क्या पहले दो टर्म में? बोलो क्या बचता? a1 प्लस a2 कॉस 5। हाँ उधर के टर्म में एक सिर्फ कॉस ओमेगा टी है और a2 साइन 5 है, तो a2 साइन 5 पहले लिख देता, ठीक है, या पहले कॉस ओमेगा टी लिख देता, फिर a2 साइन 5। कुछ कॉमन नहीं निकला, बस ब्रैकेट में लिखे इसको अच्छे से। बताओ ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कांस्टेंट है क्या? तो इतना बड़ा कांस्टेंट यूज करने से अच्छा इसकी जगह पे नया कांस्टेंट लिख देते ताकि डेरिवेशन छोटा हो जाए। ये कांस्टेंट ही थे क्या? अगर इसको कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में लिखे तो इसको भी उसके फॉर्म में लिख देते। बोलो क्या हो जाता है? ये क्या पुट कर रहे, किसी को पता है क्या मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी? बोलो क्या लिखने वाला हूँ मैं? पुट a1 प्लस a2 कॉस 5 के जगह पे क्या पुट करेंगे? r कॉस थीटा। क्या पुट करो? a1 प्लस a2 कॉस 5 के जगह पे ये पुट करेंगे। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट
आर साइन थीटा किसके जगह पे पुट करेंगे, किसके जगह पे पुट करेंगे यहाँ, A2 साइन फाइव। इसको नंबर देके रख देता 1 और 2 देके रख देता, बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बोलो अपना इक्वेशन क्या बन गया, देयरफॉर हाँ y इक्वल्स टू बोलो क्या बन गया, साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, ये आर कॉस थीटा, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा। आगे बोलो प्लस हाँ, प्लस कॉस ओमेगा टी हाँ इंटू बोलो हाँ A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव मतलब क्या हो रहा, आर साइन थीटा, बराबर। अपना इंटेंशन क्या था, क्या बनाना था अपने को, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बनाना था, लेकिन सिंगल साइन या फिर सिंगल कोसाइन। बन रहा है क्या, देखो बन गया। बताओ कैसे बनाऊं, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, आर कॉमन निकला तो क्या बचा बोलो, साइन ओमेगा टी इंटू, थोड़ा स्पेस देखिए खुला खुला अच्छे से लिखने का, मिक्स नहीं कर देने का, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। किसको कॉमन लिए, आर को कॉमन लिए। वेर आर मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। आर क्या है, रिजल्टेंट जो वेव आ रही है ना, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड को अपन आर मान, आप ए मानना है तो ए भी मान सकते हैं, ठीक है, अपन आर मान। तो बोलो अपना इक्वेशन क्या हो जाता, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता। हाँ बोलो अपना इक्वेशन बन गया, हाँ y इक्वल्स टू आर। बताओ ये इसका फार्मूला है साइन ए प्लस बी। बढ़िया, कैसे पहचाने, देखो अगर ओमेगा टी को ए माना, कॉस थीटा को बी माना, इधर जिसको ए माने थे इधर उसी को ए मानो, कॉस ओमेगा टी को ए माने, थीटा को बी माने थे थीटा को बी मानो। बोलो कौन सा फार्मूला लगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो y इक्वल्स टू आर साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर आर मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और थीटा क्या है, थीटा फेज, ठीक है। हाँ रिजल्टेंट वेव जो आ रही, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले देखो पहली वेव मीन से चालू कर रही थी, दूसरी वेव कहां से चालू कर रही थी, फाइव से चालू कर रही थी। अब जब दोनों एक साथ आ गए तो कहां से चालू करेंगे, वो सब है, ठीक है। हाँ बोलो क्या करेंगे अभी अपन, हाँ दिख रहा है क्या सबको। अभी अपने को क्या निकालना रहता है, इतना सब डेरिवेशन होने के बाद अपने को क्या निकालना रहता, आर। देखो अपन इक्वेशन तो बता दिए, लेकिन अपने इक्वेशन में आर ये नई चीज है, अपने इक्वेशन में आर ये नई चीज है, तो अपने को आर के बारे में बताना है। क्वेश्चन थीटा के बारे में नहीं बोला था, सिर्फ क्या बना के बताओ बोला था, पढ़ो, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव बोला था सिर्फ, तो सिर्फ आर के बारे में बना के बता देना है, आर के बारे में। तो आर का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इससे पहले भी करके है अपन, ये समझ में आ रहा है क्या करने वाला हूं मैं, बोलो क्या करने वाला हूं मैं। देखो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, 1 हो जाता, तो वहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता। अगर मैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकाला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, इसको भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर दोनों का एडिशन करा तो आर स्क्वायर कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बच रहा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता 1, यहां से आर स्क्वायर मिला, स्क्वायर उधर भेज दिया तो अंडर रूट हो जाता, आर मिल जाता। तो अपन नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, पहले ऐड करने वाले कि पहले स्क्वेयरिंग करने वाले, पहले स्क्वेयरिंग करने वाले, फिर क्या करने वाले हैं, एडिंग करने वाले। नहीं किसको, इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि आर निकालना है, ठीक है। तो अब किसकी बारी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर की बारी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर निकाल रहे हैं अपन अभी। क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पहले क्या करना है, स्क्वेयरिंग करना है कि एडिंग करना है, पहले स्क्वेयरिंग करना है, फिर क्या करना है, एडिंग करना है। जितना काम का उत्तर रखता बोर्ड पे ही है। हाँ बोलो स्क्वेयरिंग, हाँ जल्दी बोलो, एंड हाँ एडिंग, हाँ कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 स्क्वायर करना है और ऐड करना है। बोलो जल्दी क्या हो जाता, स्क्वायर करो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले एक बार स्क्वायर दे देता मैं, क्योंकि मेरे को उधर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है ना एक जगह पे। बोलो कितना हो जाता है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, बैलेंस है क्या, दोनों साइड होल स्क्वायर लगा रहे बराबर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट हाँ आर स्क्वायर, हाँ आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ इक्वल्स टू, हाँ इसका भी स्क्वेयरिंग कर दो,
बोलते हुए चलो, क्या है A2 साइन फाइव का स्क्वायर। बताओ, इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर सबको बांटना पड़ता है, इसको भी। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? A प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, इधर डायरेक्ट स्क्वायर बांटेंगे, इनटू है ना, डायरेक्ट स्क्वायर बांटेंगे। तो बोलो क्या हो जा रही है नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, हाँ बोलो क्या हो जाता है इधर? हाँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, लगाओ, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या था? a स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट, a1 a2 cos फाइव। क्या बोले? आर स्क्वायर किया ना, यहाँ पे 1 बाद में आएगा ना? नहीं, उसका डाउट है सर, अभी 1 आता है कि नहीं? पहले मैं ऐड कर, मैं ऐड नहीं किया अभी तक, नहीं थी। मैं क्या कर रहा इधर होल स्क्वायर यूज कर रहा था, बाद में नेक्स्ट स्टेप में वो करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब पूरा की स्क्वायर, कौन है वो? A2 का स्क्वायर। हाँ बोलो कौन है ये? कॉस स्क्वायर 5 अपॉन, नीचे में बोलो, नीचे में। हाँ, स्क्वेयरिंग एडिंग में अगर डाउट जा रहा तो पहले स्क्वेयरिंग कर लेता, फिर एडिंग कर लेता। ठीक है, हाँ, मैं ये स्टेप जानबूझ के लिखा कि आपको वहां से डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो अगर अब मैं आपको ऐसा लग रहा सर आप लिख दिए लेकिन ऐड नहीं किए, तो ऐड करके अपन लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, या पहले स्क्वेयरिंग कर लेता। देखो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करे बाद में मैं इसको यूज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इधर a प्लस बी होल स्क्वायर अभी भी लगा ना बात। ठीक है, तो पहले ये कर लेते फिर ऐड करते। बोलो हाँ, क्या है ये? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हाँ बोलो, हाँ इधर दोनों का स्क्वायर बांट दो, a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, तो इधर लिखने से अच्छा सीधा इधर लिख देता ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। बोलो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 बराबर। हाँ, अब दोनों को क्या कर रहा मैं? ऐड। ठीक है, ये ओपन होने का था ना, ओपन करे बाद ऐड कर दिया। बोलो कितना हो जा रहा? आर स्क्वायर कॉमन निकलता, तो बोलो आर स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ इधर बोलो, इधर ये a1 स्क्वायर अकेला है, ठीक है, प्लस हाँ 2a1 a2 cos 5 भी अकेला है, प्लस हाँ a2 स्क्वायर अगर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचता? cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। क्या बचा? cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर। बोलो आइडेंटिटी याद है क्या? क्या होता? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो रहा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस इक्वल्स टू, बोलो हाँ, a1 का स्क्वायर प्लस हाँ 2a1 a2 cos 5 हाँ प्लस हाँ a2 का स्क्वायर हाँ cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 क्या होता? 1, नहीं लिखे तो भी चलता। बोलो कितना हो जाता ये? आर स्क्वायर है, अपने को आर निकालना है यार, तो स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट। बोलो क्या हो जाता? आर इक्वल्स टू हाँ अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या हो जाता? हाँ a1 का स्क्वायर हाँ प्लस, पहले a2 लिख लेता, हाँ a2 का स्क्वायर हाँ प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस। बताओ ऐसा फार्मूला इससे पहले भी देखे आप लोग, लेकिन जरा कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 था। ठीक है, अभी क्या है? cos 5। cos 5 फेज डिफरेंस है क्या? 5 दोनों का डिफरेंस है, देखो फेज डिफरेंस 5 दोनों का फेज डिफरेंस है। देखो बताओ, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 5, दोनों का डिफरेंस ले लो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, या पहले इसको ले लो फिर उसको ले लो। बोलो बड़ा वाला कौन है? ओमेगा टी प्लस 5 इसका फेज है, और इसका फेज कौन है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो फेज है ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना आ रहा? 5। उस दिन क्या था? अल्फा 1 अल्फा 2 था, इसलिए अपने आंसर में क्या आया था? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आया। आज क्या आ रहा अपना? 5 आ रहा। 5 तो फेज डिफरेंस है ना अपना। ठीक है, हाँ बोलो फार्मूला कैसे क्या बना, समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा? हाँ, अब कंडीशन बना के बताओ। बोले कंडीशन फॉर, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन बना के बताओ। पढ़ो क्वेश्चन, दिख रहा सबको? पढ़ो एक बार पूरा लाउडली पढ़ो क्वेश्चन।
derive an expression for amplitude of resultant wave produced due to superposition of wave. ठीक है, हाँ आगे बोलो आगे. Also find the condition for maximum and minimum amplitude. क्या बना के बताना है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन बना के बतानी. समझ आ रहा क्या बोल रहा मैं? तो मैं हेडिंग क्या दी अभी छोटी सी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड. ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिख लेंगे. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? इधर बोलो, आर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता? तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता? वो एक वेव 3 की थी, एक वेव 5 की थी. ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता? 3 और 5 ऐड होके 8 हो सकते हैं. 8. तो वैसे ही 8 इधर कब आएगा? जब दोनों वेव क्या रहेंगे? इन फेज रहेंगे. इन फेज मतलब फेज डिफरेंस कितने का रहेगा? दोनों के बीच में 0 का रहेगा. इन फेज मतलब, तो मैं लिख रहा. ठीक है, मैं बाद में उधर अच्छे से लिख के रखा, अभी शॉर्टकट में समझाता. अगर इन फेज है तो फाई कितना हो जाता? फेज डिफरेंस 0 हो जाता. तो इक्वेशन क्या बनता बोलो? R इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0. फाई के जगह पे 0 रखो, cos 0 1 इंटू में नहीं लिखे तो भी चलता. तो क्या बचा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2. किसका फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है. तो ये हो जाता a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. स्क्वायर और रूट कैंसल. R इक्वल्स टू आ रहा a1 प्लस a2. ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है एम्पलीट्यूड. कब? जब दोनों क्या हो? इन फेज हो. इन फेज. हाँ, अब लिखेंगे कंडीशन फॉर. कंडीशन फॉर कौन सा एम्पलीट्यूड? मिनिमम एम्पलीट्यूड. मिनिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन क्या रहेगी? तो 5 और 3 थे अपने पास. तो 5 में से अगर ज्यादा से ज्यादा -3 करे तो कितना आ रहा? 2 आता. तो ऐसा कब होता? माइनस कब करते? जब वो दोनों क्या रहते? आउट ऑफ फेज रहते. तो बोलेंगे आउट ऑफ फेज. अगर दोनों वेव एक दूसरे के आउट ऑफ फेज में है तो फेज डिफरेंस कितने का था? ऊपर नीचे. कितना आएगा एंगल? 180 डिग्री. पाई बोलो या 180 बोलो. तो बोलो कितना हो जाता है ये? R इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर में बोलो क्या हो जाता? फाई के जगह पे 180 रखो. cos 180 कितना आता? -1 आता. cos 180 कितना आता? -1 आता. तो ये हो गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर. ये -1 इधर आया. -2 a1 a2. किसका फार्मूला ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ऐसा फार्मूला आता. पता है क्या आपको? किसका फार्मूला है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर है. स्क्वायर और रूट. तो मिनिमम कितना आता? a1 माइनस a2. मैक्सिमम कितना आ रहा? a1 प्लस a2. मिनिमम कितना आ रहा? a1 माइनस a2. मैक्सिमम कब आ रहा? जब दोनों वेव क्या है? इन फेज है. मिनिमम कब आ रहा? आउट ऑफ. अगर आप कुछ फेज डिफरेंस रहा मान लो 60 का, तो आप क्या करेंगे? फाई के जगह पे क्या पुट कर देंगे? 60 मतलब π/3 पुट कर देंगे. cos 60 कितना होता? 1/2. 1/2 पुट करके सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो रहेगा. तो आपको कोई भी फेज के लिए बोला तो आप फेज की वैल्यू 5 पुट करके निकाल के देख सकते. दोनों वेव के बीच में इतना फेज डिफरेंस है तो 5 की वैल्यू निकाल सकते, पुट करके लिख सकते. आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? अब इसको मैं अच्छे से लिख के रखा, एक बार पढ़ लेते हैं. हाँ पढ़ो. ये अभी क्या क्वेश्चन पढ़ लिए थे आप लोग? क्या क्या निकालना है क्वेश्चन पढ़ के आप लोग? देखो कैसा लिखता है एग्जाम में. हाँ क्या लिखे पढ़ो. कंसिडर two waves having same frequency but different amplitude a1 and a2. Let these waves differ in phase by 5. दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है. फेज ओमेगा को नंबर दिए थे क्या? नहीं. ओमेगा 1 ओमेगा 2 बोले क्या? नहीं. ओमेगा को नंबर नहीं दिए, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रखे? सेम. एम्पलीट्यूड अलग अलग रखे और फेज डिफरेंस कितने का रखे? 5. और डेरिवेशन आसान जानने के लिए कौन सा पॉइंट देखे? आजू बाजू दूर वाले पॉइंट देखे क्या? नहीं, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखे जहां पर x इक्वल टू 0 रहता. तो देखो the displacement of each wave at x equals to 0 is given by y1 equals to a1 sin omega t and y2 equals to a2 sin omega t plus pi. ये मीन से चालू हुआ तो ये थोड़ा सा दूर से चालू हुआ.
हाँ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एग्जाम में ऐसा लिखना है पूरा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल्स टू 0 इज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों का एडिशन करें, फिर इधर कौन सा फार्मूला यूज करें, क्या होता है साइन ए प्लस बी, बोलो कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, फिर क्या करें, ये a2 दोनों को बांट दिए अंदर में, फिर क्या कॉमन लिए, साइन ओमेगा टी पहले दूसरे टर्म में था कॉमन लिए, और इधर कॉस ओमेगा टी बाजू में लिखे, कॉमन नहीं लिए, इधर कॉमन नहीं, एक ही टर्म है बाजू में लिखे। फिर बोलो a1 प्लस a2 कॉस फाई के जगह पे क्या लिखे, r कॉस थीटा, a2 साइन फाई के जगह पे, जब इधर r लिए तो उधर भी r लेना ही पड़ा ले लिए, फिर वैल्यूज पुट कर दिए, इसके जगह पे क्या पुट करें, r कॉस थीटा, साइन वाले के जगह पे क्या पुट करें, r साइन थीटा। अब क्या करें, r और r कॉमन लिए, बोलो r और r कॉमन लिए तो क्या हो जाता, फार्मूला बन जाता है, किसका फार्मूला बन जाता है, ये साइन a प्लस बी का फार्मूला बन जाता। तो बोले पढ़ो, दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, इट हैज ओमेगा, यही आया ना, उधर भी ओमेगा था इधर भी ओमेगा आया, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी सेम आई, मतलब वो एक सेकंड में कितने वेव कंप्लीट कर रहे थे, ये भी एक सेकंड में उतने वेव कंप्लीट कर रहे। हाँ, इट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंटरफेयरिंग वेव, इंटरफेयरिंग मतलब जो दो वेव मिल रहे थे ना आपस में वो वाले वेव। हाँ नेक्स्ट, अब किसके हेडिंग देखे पढ़े, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, क्या करें, एडिंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3, इधर मैं 2 और 3 नंबर देके रखा था, क्या नंबर दिए थे 2 और 3, तो क्या करें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हाँ 2 और 3, ठीक है, ये अपना डेरिवेशन था यहां से यहां तक, ये 2 और 3 है, ठीक है, बोलो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 और 3 करने के बाद क्या हुआ, हाँ ये ऐसा करके रखा था मैं, अभी अच्छे से मैथ्स के इक्वेशन जैसा ऊपर नीचे लेके बरोबर लिखा, ठीक है, तो क्या करें, इसका स्क्वायर निकाले प्लस इसका, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर निकल के ऐड कर दिए, दोनों के राइट हैंड साइड का स्क्वायर निकल के ऐड कर दिए, तो इधर कौन सा फार्मूला लगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बांट दिए, इधर स्क्वायर बांट दिए, स्क्वायर बांट दिए, बताओ इधर क्या कॉमन निकला, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर हाँ इधर a1 स्क्वायर जैसे का लिखे 2a1 a2 cos फाई लिखे, लेकिन इन दोनों में a2 था कॉमन लिखे a2 स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव सब 1 1 लिखे, स्क्वायर उधर गए तो अंडर रूट हो गया, तो फाइनल आर का आंसर आ रहा, क्या आ रहा, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos, क्या रहा आर का फार्मूला, याद रख लो, अंडर रूट के अंदर में हाँ a1 का स्क्वायर, पहले वाले वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 बार a1 a2 cos फाइव, इधर स्क्वायर नहीं है, इधर 2 सामने रखे, इधर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब रहता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब दोनों वेव क्या रहे, इन फेज रहे, इन फेज मतलब फाई कितना लेना है अपने को, 0 लेना है, फाई 0, तो cos 0 कितना आया, 1 आया, किसका फार्मूला बनाइए, a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया सर, आ गया, तो बोलेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ रहा, a1 प्लस। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड कब रहता, जब फेस कितने का रहता, पाई मतलब 180 का रहता, तो cos पाई कितना होता, cos 180 कितना -1, फिर ये -1 इधर आ गया, तो किसका फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, आंसर आ गया, इसको बोलेंगे क्या है, आर मिनिमम, इसको क्या बोलेंगे, क्या है, आर मिनिमम, समझ में आ रहा। हाँ, अब एक नई चीज बता रहा मैं, देखो एक हिंदी वाली लाइन, किसी भी वेव की इंटेंसिटी, ठीक है, क्वेश्चन है बाद में आपको, किसी भी वेव की इंटेंसिटी, किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, क्या लिखा मैं, किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो एक चीज क्यों लिखा मैं, क्योंकि अपने को एक या 2 मार्क के नीचे में क्वेश्चन है अपने, इसमें क्या क्वेश्चन है, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएंगे, बना के बताओ, तो अपने वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएंगी आई मैक्स, किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रहता, तो इधर मैक्स लिखा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या रहता, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2, उसका क्या लेना है, स्क्वायर। देखो किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रहती, तो मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल रहा हूं,
पहले आपको बेसिक फार्मूला लिख देगा, ठीक है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अब इधर आई मैक्स का फार्मूला क्या आएगा और आई मिनिमम का फार्मूला क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ। तो मैक्स लिखा आई मैक्स, तो एम्पलीट्यूड मैक्स होना, तो अपने केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ सकता, दोनों का एडिशन। क्या हो रहा दोनों का एडिशन, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। हाँ, मिनिमम इंटेंसिटी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्या लिखे, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अभी कहां से आया अगर आपको समझना है तो देखो, अपन ऑसिलेशन में एनर्जी का फार्मूला देखे थे। क्या था एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज कंजर्व बोल के बोले थे, और कितना रहता, हाफ के ए स्क्वायर रहता। हाफ के कांस्टेंट है, तो बोलेंगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रहती। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी के फार्मूले में एनर्जी आती। इंटेंसिटी मतलब कितनी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी एनर्जी निकल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अपनी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इधर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है। तो ये दोनों सेम सेम है क्या, तो क्या पता चल गया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता, A स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो अब ऐसे एक क्वेश्चन था बोल के बता दिया मैं, किसी भी वेव की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये फार्मूला, मिनिमम का हो गया, मिनिमम का ये आगे चल के और भी आएगा, तब और डिटेल में अपने इसको पढ़। अब जब मैं ये बता ही दिया तो एक चीज याद रखो, बताओ रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो रहा, वेव जा रही पलट के वापस आ रही। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे कोई भी फिनोमिनन हो, एक क्वांटिटी वेव की कभी नहीं बदलती, वो है फ्रीक्वेंसी। वेव की एक क्वांटिटी कभी भी नहीं बदलती, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्यों नहीं बदलती, देखो ये मान लो मैं आवाज निकाला, मेरे मुंह से आवाज निकली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड की, सोर्स पे मैं कितनी फ्रीक्वेंसी से मेरी आवाज निकाला। अब ये आवाज आगे जाओ वापस आओ कुछ भी हो, जो निकलना था वो तो निकल गया ना, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज नहीं कर सकते। देखो एक सेकंड में कितने बार आवाज आ रही है, देखो आई क्या आवाज 3 बार, ठीक है ना, बोट फुट देगा। दूसरे कोई चीज मान लो 1 सेकंड में ऐसा बजाए 3 बार, 1 2 3 बजाए तो आवाज निकली। 1 सेकंड में कितने बार बजते हुए निकली, 3 बार। तो आगे जाएंगे तो 1 सेकंड में कितने बार बजेंगी, 3 बार बजेंगी। फिर उसका चेंज क्या होगा, तो उसका वेवलेंथ चेंज होंगी, मीडियम चेंज हुआ तो, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी चेंज होंगी, मीडियम चेंज होगा तो। लेकिन कौन कभी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती, सोर्स पे। सोर्स ने बना के बजा दिया, बना के निकाल दिया, निकल गया, ठीक है। मीडियम चेंज हुआ तो क्या चेंज होता, ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज होता, वेवलेंथ चेंज होती, फ्रीक्वेंसी चेंज होती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी चेंज होती। क्या चेंज नहीं होती, एक बार एमसीक्यू में आया था, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हुआ तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, 4 ऑप्शन थे, तो कौन सा ऑप्शन आता, फ्रीक्वेंसी। आगे चल के आप मयूर सर आपको पढ़ाएंगे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स में, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। अब जो अपन पढ़े अगर उसको मैथमेटिकली अप्लाई करे तो ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आता। तो उसके लिए अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, उसके लिए अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख लेता, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल, ठीक है। हो गया कुछ भी, हाँ नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, ठीक है, मैं पढ़ लेता। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 साइनोसाइडल वेव्स प्रोपेगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब एक रस्सी पे 2 वेव चल रहे हैं। क्या है इक्वेशन, y1 इक्वल्स टू 4 sin 20x माइनस 30t। इधर 4 क्या है, एम्पलीट्यूड, पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। बाद में 20x माइनस 30t है इधर। हाँ y2 इक्वल्स टू क्या देकर है यहाँ, 4 sin 25x माइनस 40t। वेयर x और y कहीं में है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, सेंटीमीटर में है, टाइम कहीं में है, सेकंड में। टाइम इज इन, हाँ टाइम इज इन कहीं में है, सेकंड में।
क्या निकाल के बताओ बोला सबसे पहले नंबर पे। हाँ, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस निकाल के बताओ बोला किसके बीच का, बिटवीन द टू वेव्स। कहां पर, एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो कैसे क्या निकालेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में x की वैल्यू 5 और t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करके फेज की तारा देख लेंगे, फिर फेज का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो ओरली इसका आंसर आप बता सकते हैं, ये कितना रहा देखो, ये कितना रहा देखो, माइनस कर दो, आंसर कर। समझे क्या बोला मैं। y1 इक्वल्स टू है 4 साइन 20x माइनस 30t। कहां पर निकालना है, एट x इक्वल्स टू कितना 5 सेंटीमीटर और t इक्वल्स टू 2 सेकंड। बोलो कितना आ जाता है, y1 इक्वल्स टू 4 साइन 20 इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करना है 5, 20 इंटू 5 माइनस t के जगह पे क्या पुट करना है 2। कितना होता है ये 100 माइनस 60, कितना हो रहा है 100 माइनस 60 40। तो y1 इक्वल्स टू आ रहा है 4 साइन 40। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट y2 इक्वल्स टू कितना है 4, हाँ 4 साइन 25x माइनस 40t। बोलो कितना रहा इसका आंसर, 4 साइन, बोलो पुट करो 25 इंटू क्या लेना है 5 लेना है, माइनस 40 इंटू कितना लेना है, t कितना है 2 है, 2 लेना है। बोलो कितना आंसर आ जाता, 125 माइनस 80 कितना आता 40, 85 ना कि 45, 125 माइनस 80 45। ठीक है 45 जा रहा ना, 125 माइनस 80। तो बताओ फेज डिफरेंस कितने का आ रहा, 5 का आ रहा। ये 45 और ये कितना है 40, कितना आ रहा 5। अब ये रेडियन में है, अपन पाई के फॉर्म में नहीं लिखे ना, ये रेडियन में है, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में है। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर फेज डिफरेंस इक्वल्स टू, क्या करेंगे दोनों का माइनस कर देंगे मॉड लगा के। बड़े में से छोटा करे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, कौन छोटा है कौन बड़ा नहीं पता तो मॉड लगा के लिख ले, या सीधा 45 माइनस 40। बोलो कितना आंसर आ रहा 5। पहले का आंसर आ गया अपना, दूसरे का आंसर कैसे निकालेंगे, वेन दिस, ये समझ गए सबको, दिख रहा है ना सबको बोर्ड पे पूरा। ठीक है, अब इसको उधर कर दे रहा बाजू में मैं। ठीक है, अब सेकंड की बारी। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले चीज समझाया था, किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो बोलो व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफेयर, जब दोनों वेव मिलेंगे तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से तीसरी वेव निकलेंगी। व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता। बोलो आई मैक्स का फार्मूला याद है क्या आपको, आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो कितना आएगा यहाँ A1 प्लस A2, कितना देके रोल है A1 प्लस A2, 4 और 4 देकर है। तो क्या करना है, इधर 4 लिखना है प्लस 4 लिखना है। कितना रहा 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर कितना रहा 64। तो इधर कितना आंसर आ रहा 64। बताओ मिनिमम इंटेंसिटी बता सकते हैं क्या कोई, बोलो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएंगी, कैसे भाई, नहीं 0, 4 और 4 सेम सेम है। तो कितना आंसर आएगा 4 माइनस 4, 0 का स्क्वायर क्या हो रहा 0। बताओ अपने केस में क्या आता था, मान लो पहले का एम्पलीट्यूड 5 रहता था, दूसरे का 3 रहता था। पहले का 5 रहता था, दूसरे का 3 रहता था। तो अपना आई मैक्स और आई मिनिमम कितना आ सकता था, बता सकते थे क्या, हाँ कितना आता था अपना आंसर बता सकते थे क्या। इधर इक्वल्स टू देता हूं, हाँ बोलो क्या है यहाँ, ये पूरा सॉल्व करके बताना है आपको, वैल्यूज पुट करके। मैं शॉर्टकट समझा दिया आपको। 5 और 3 रहता था, 5 और 3 तो 8, 8 का स्क्वायर 64। मिनिमम क्या आता था, मिनिमम 5 और 3 अगर रहता था तो 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर क्या आता था 4।
ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी निकल रही है, ठीक है, 1 सेकंड में इतने एरिया में से कितनी एनर्जी निकल रही है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिए, 1 सेकंड में वहां से कितनी एनर्जी निकल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अभी बार बार आपके सामने आएगा तो वो सब यूज करके आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इससे भी अच्छा लास्ट न्यूमेरिकल आज का पढ़ो, पूरा टेढ़ा हो गया क्या, इसको घुमा देता थोड़ा समय। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हाँ पढ़ो, टेढ़ा होके पढ़ो आप लोग, पढ़ो क्या पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस रस्सी पे प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रही है, आगे पढ़ो। हाँ, अ पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग टेक्स 4 मिली सेकंड, बताओ ये मिली सेकंड है कि मीटर सेकंड है? कौन सा मिली सेकंड है कौन सा मीटर सेकंड है? पहला वाला मिली सेकंड है, दूसरे के बीच में स्पेस है तो मीटर सेकंड है। देखो केजी को कैसा लिखते, के इधर किलोग्राम ऐसा लिखते क्या? नहीं, ठीक है, इसके सामने अगर के लिखे तो क्वांटिटी बताता कितना है, किलोग्राम। तो ऐसे एमोरेस चिपक के है, एमोरेस दूर दूर, तो एमोरेस चिपक के तो क्या है, मिली है, मिली मिली सेकंड, दूर दूर है तो थोड़ा स्पेस देके लिखे तो मीटर सेकंड, ठीक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए लिख के रख दिया मैं 4 मिली सेकंड। क्या बोला अभी तक, क्या बोला, एक रस्सी पे प्रोग्रेसिव वेव निकली, आगे अ पार्टिकल ऑन दी स्ट्रिंग टेक्स कितना 4 मिली सेकंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। कोई भी एक पार्टिकल मान लो मीन से एक्सट्रीम पे जाने के लिए, मीन से कोई भी एक एक्सट्रीम पे जाने के लिए कितना टाइम लेता है, 4 मिली सेकंड का टाइम ले रहा है। तो मेरे को टाइम पीरियड बता सकते क्या? एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, मीन से कहा गया, एक्सट्रीम वापस कहा आया, मीन फिर कहा गया, एक्सट्रीम फिर मीन, इसको क्या बोलेंगे, एक टाइम पीरियड पूरा हुआ। तो बताओ मीन से एक्सट्रीम पे जाने के लिए 4 मिली सेकंड ले रहा, तो टाइम पीरियड कितना होगा? मीन से एक्सट्रीम गया 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, तो टाइम पीरियड कितना है, 16 मिली सेकंड है। फ्रीक्वेंसी बता सकते क्या? कैसा, उसी का रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी भी बता सकते। तो उन्होंने टाइम पीरियड डायरेक्ट नहीं दिया, वो बोले मीन से एक्सट्रीम पे जाने के लिए इतना टाइम लगता। समझ गया सबको? हाँ आगे आगे। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ये छोटा थोड़ा बड़ा कर दूंगा, पीछे वाले वो दिख रहा है, ठीक है बोलो। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग which are at their mean position at a certain instant of time is 2 सेंटीमीटर। आपकी जो डायग्राम है ना उसमें कोई भी दो पास वाले मीन वाले पोजीशन के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर देकर, देखो ये अपनी डायग्राम है, ये अपनी डायग्राम है, कोई भी दो पार्टिकल जो मीन पे है, मीन पे, बताओ ये किस पे है, मीन पे। ये कहां पर है, एक्सट्रीम पे। अबे ये कहां है, ये ऊपर गया ना अभी, ये रस्सी, रस्सी जब ऊपर नीचे होती है, दो रस्सी बन जाती है क्या, एक रस्सी ऐसी रहती है, दूसरी रस्सी ऐसी होती नहीं, यही रस्सी ऊपर जाके है। देखो मेरा हाथ, देखो मेरा हाथ ऐसा है पहले, फिर जब ऐसा ऐसा हो रहा तो ये हाथ ऐसी एक अलग रह गया, नहीं जब ये ऊपर गया तो ये हाथ इधर है क्या, ऐसा नहीं, जब ये रस्सी ऐसी थी ऐसी हो गई। तो वैसे ही ये कहाँ जाके है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाके एक्सट्रीम, ये पार्टिकल ये तो कोई भी दो पार्टिकल जो मीन पे हो लगातार वाले कॉन्जिक्यूटिव, उनके बीच का डिस्टेंस कितना देकर है, 2 सेंटीमीटर देकर है। मतलब ये हमारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है, 4 मिली सेकंड है, ठीक है, मिली सेकंड मतलब टाइम देकर है। अपन देख रहे डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, 2, नहीं मीन से मीन तक ना, यहां से यहां तक कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो बताओ एक वेवलेंथ कितने की हो जाएंगी, कितने की हो जाएंगी, कैसे पहचाने, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर है, इसको एक वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2, तो टोटल वेवलेंथ मतलब यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो रही, तो एक वेवलेंथ कितनी की हो रही, 4। समझ में आ रहा सबको, पूरे क्वांटिटी समझ गए। एक बार पढ़ लेंगे, अभी का पॉइंट क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग which are at their mean position at certain instant of time is, दो पॉइंट जो मीन पोजीशन पे है उनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। क्या क्या निकालो, बोला फाइंड द फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालना फ्रीक्वेंसी, समझ गया, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल किए तो फ्रीक्वेंसी मिल गई।
टाइम पीरियड कितना आया था 16 मिली सेकंड, तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। वेवलेंथ पता है क्या, कैसे निकाले, ये तो अपन इस निकाले। वेवलेंथ की तैयारी 4 सेंटीमीटर वेवलेंथ भी मिल गई। अब क्या निकालना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी। रिलेशन याद है क्या, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा। एन पता है क्या फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा पता है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाता, फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेलोसिटी आ जाता। ये टाइम और डिस्टेंस दोनों के एक्सिस है, मालूम ना। क्या बोलेंगे, वेव इज कौन सा फिनोमिनॉन, डबली पीरियडिक फिनोमिनॉन। डबली पीरियडिक फिनोमिनॉन है, इसलिए दोनों आते। तो देखो अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के आपको पूरा पढ़ लेना है। सबसे पहले मैं टाइम पीरियड निकाला, फिर टाइम पीरियड का क्या किया, रेसिप्रोकल किया। फिर मिली मतलब 10⁻³ होता, -3 ऊपर गया तो +3। 1000/16 को कैलकुलेट करे तो 62.5 हर्ट्ज आया। कितना आया, 62.5 हर्ट्ज। फिर डायग्राम ड्रॉ कर लिए, बोले यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है, तो पूरी वेवलेंथ कितनी की होंगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी। लेकिन ये सेंटीमीटर है, अपने को मीटर में होना, तो क्या लिखेंगे 4 × 10⁻² मीटर, मतलब 0.04 मीटर लिख सकते हैं। थर्ड केस में क्या निकालो बोला, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल्स टू एन और लैम्बडा SI यूनिट में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा 2.5 मिली सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। समझ गया कि सबको। तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।